Today's topic of discussion is basic overview of circadian rhythm and sleep wake cycle. सर्काडियन रिदम का क्या मतलब है? सर्काडियन रिदम का ये मतलब है कि हमारी बॉडी के फंक्शंस या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है डे और नाइट के हिसाब से। मतलब डे में फंक्शंस का लेवल कुछ और होता है, नाइट में कुछ और होता है। इस सिंक्रोनाइजेशन को बोलते हैं सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम की डेफिनेशन क्या होगी? द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस विच आर सिंक्रोनाइज टू डे नाइट लाइट साइकिल इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सर्काडियन रिदम। और इस सर्काडियन रिदम को बनाने के लिए या सर्काडियन रिदम को मेंटेन करने के लिए एक नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। यानी ये सर्काडियन रिदम मेंटेन किस तरह होता है? तो ये सर्काडियन रिदम होता है मेलाटोनिन की वजह से। अब होगा क्या? अगर लाइट होती है, डे टाइम में लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो लाइट ज़्यादा रेटिना पे स्ट्राइक करेगी। जब रेटिना पे ज़्यादा स्ट्राइक करेगी तो हम कह सकते हैं कि कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं रेटिना के, वो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा किसको? सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस को। जो ट्रैक होगा उसको बोलेंगे रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक, रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक। फिर सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूरॉन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। तो ये क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। जब पैरावेंट्रिकुलर न्यूरॉन की एक्टिविटी डिप्रेस हो जाएगी तो फिर इंटरमीडियो लैटरल यहाँ पे पड़ी भी होती है सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की सेल बॉडी। तो यहाँ पर उनकी एक्टिविटी यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी डिप्रेस हो जाएगी, क्योंकि पैरावेंट्रिकुलर नर्वस सिस्टम किसको करता था? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाता था। जब प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में एक्टिविटी डिप्रेस होगी तो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जिसमें सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन आता है उसकी एक्टिविटी भी डिप्रेस हो जाएगी। जब उसकी एक्टिविटी डिप्रेस होती है तो पाइनल ग्लैंड मेलाटोनिन की सिक्रेशन को डिप्रेस कर देगा। तो इसका मतलब डे टाइम में मेलाटोनिन की सिक्रेशन ना होने के बराबर होगी। अगर नाइट होगा तो ये प्रोसेस उलट हो जाएगा। इस तरह सर्काडियन रिदम मेंटेन होता है। हम देख लेते हैं आरईएम स्लीप, नॉन आरईएम स्लीप और वेकिंग मैकेनिज्म। इसका असल में होता क्या है, क्या फ्लो चार्ट बनता है? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई। जो ब्रेन स्टेम में रेटिकुलर फॉर्मेशन में एक्टिवेटिंग सिस्टम होगा, उसको बोलेंगे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम दो जगह पे इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। यहाँ पर हमें दो केस देखने को मिल सकते हैं। एक ये नोरेपिनेफ्रिन सेरोटोनिन सिस्टम की एक्टिवेशन या नोरेपिनेफ्रिन सेरोटोनिन सिस्टम की इनहिबिशन। जब इसने अगर वेकिंग करवानी हो, वेकफुलनेस करवानी हो, तब ये क्या कराएगा? नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन न्यूरॉन्स जो कहाँ पे पड़े हुए होते हैं? नोरेपिनेफ्रिन वाले लोकस सीरियोलस के अंदर और सेरोटोनिन वाले होते हैं न्यूक्लियस रैफी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जब इसने अगर वेकफुलनेस करवानी है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ने, तो ये लोकस सीरियोलस और रैफी मैग्नस न्यूक्लियस वहाँ के न्यूरॉन्स की एक्टिवेशन करा देगा। जब वहाँ के न्यूरॉन की एक्टिवेशन होगी तो फिर एसिटाइल कोलिन कंटेनिंग न्यूरॉन्स होते हैं पोन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन में, यानी पोन्स की रेटिकुलर फॉर्मेशन में एसिटाइल कोलिन या कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। उनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिप्रेस हो जाएगी। जब कोलिनर्जिक न्यूरॉन की एक्टिविटी डिप्रेस हो जाएगी तब वेकिंग देखने को मिलती है। तो वेकफुलनेस इस वजह से होगी। इसके बाद अगर नोरेपिनेफ्रिन, अगर जो रेटिकुलर फॉर्मेशन या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इसने आरईएम स्लीप करवानी है तो इसने नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन वाले न्यूरॉन्स की इनहिबिशन करा देनी है। जब उसने इनहिबिशन करा देगा तो फिर एसिटाइलकोलिन की एक्टिवेशन होगी, यानी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं पोन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन में, उनकी एक्टिवेशन होगी, वो आरईएम स्लीप कॉज करवा देगी। ये तो बात होगी आरईएम स्लीप की और वेकफुलनेस की। अब बात करेंगे नॉन आरईएम स्लीप की या फिर स्लो वेव स्लीप की। ये इसका फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस में। जो हाइपोथैलेमस में जो सर्काडियन और होम्योस्टैटिक सेंटर्स होते हैं, सर्काडियन सेंटर होता है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, होम्योस्टैटिक सेंटर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। वो क्या करेंगे? अगर इन्होंने वेकफुलनेस करवानी है तो वो गाबार्जिक न्यूरॉन की इनहिबिशन करा देंगे। जब गाबार्जिक न्यूरॉन की इनहिबिशन होगी तो गाबा हिस्टामिन सिक्रेटिंग न्यूरॉन की इनहिबिशन नहीं करा सकेगा। हिस्टामिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। हिस्टामिन थैलेमस और कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा। थैलेमोकॉर्टिकल सिस्टम की एक्टिवेशन से वेकफुलनेस एक्टिवेट होती है। लेकिन अगर हाइपोथैलेमस और सर्काडियन सेंटर ने अगर नॉन आरईएम स्लीप करवानी है, स्लो वेव स्लीप करवानी है, तब वो गाबार्जिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट करवाएंगे। जब गाबार्जिक न्यूरॉन स्टिमुलेट होते हैं तो वो हिस्टामिन सिक्रेटिंग न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर देंगे। हिस्टामिन कम रिलीज होगा। जब हिस्टामिन कम रिलीज होगा तो थैलेमोकॉर्टिकल सिस्टम की एक्टिवेशन भी बहुत कम होगी।
जब इनहिबिशन होगी थैलेमोकॉर्टिकल सिस्टम की तो स्लो वेव स्लीप देखने को मिलती है। अब सवाल ये बनता है कि नोरेपिनेफ्रिन न्यूरॉन्स और सेरोटोनिन न्यूरॉन तो लोकस सीरियोलस और रैफी न्यूक्लियस के अंदर थे, कोलिनर्जिक वाले पोंटानेटिकुलर फॉर्मेशन, तो गाबर्जिक और हिस्टामिन वाले कहाँ पे होगी? जो गाबर्जिक वाले मैंने आपको गाबर्जिक वाले होते हैं प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में। कहाँ पे होते हैं? प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में। और जो हिस्टामिन वाले होते हैं पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक। तो ये था बेसिक ओवरव्यू वेकफुलनेस का। हाँ, अगर स्लीप और वेकफुलनेस में जो होता है ट्रांजिशन या फिर इंटरप्ले होता है, स्विच होता है, वो कौन सा न्यूरॉन कंट्रोल करते हैं? वो होते हैं ओरेक्सिन न्यूरॉन। तो इस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जो न्यूरॉन होगा उसको बोलेंगे ओरेक्सिन न्यूरॉन। बाकी ये दोनों स्लीप होगी, ये 90 मिनट के बाद जो REM स्लीप होती है ये रिपीट होती है। हिस्टामिन वाले न्यूरॉन कहाँ पे थे? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस में, और गाबा वाले थे प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। तो ये था बेसिक ओवरव्यू इसका। इसके साथ साथ कुछ क्लिनिकल एब्नॉर्मैलिटीज देख लेते हैं। इंसोम्निया लिखा हुआ है पहले, तो इंसोम्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग स्लीप। तो ये इंसोम्निया की डेफिनेशन होगी। इंसोम्निया डिप्रेशन के साथ प्रेजेंट करता है, और दोनों डिसऑर्डर में, डिप्रेशन में भी और इंसोम्निया में भी, एक हार्मोन की रिलीज काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल होती है, वो है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो ACTH की प्रोडक्शन करवाता है। अब जो स्लीप डिसऑर्डर है वो दो टाइप के देखने को मिलते हैं। पहला ट्रांजिएंट स्लीप डिसऑर्डर, दूसरा होगा क्रॉनिक स्लीप डिसऑर्डर। तो ये दो डिसऑर्डर सिर्फ आपको पता होना चाहिए, बाकी डिटेल में इसकी जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन ये प्रोड्यूस होता है पाइनियल ग्लैंड से, और इसकी सिक्रेशन कब होती है? ज़्यादा रात के वक्त। दिन के वक्त इसकी सिक्रेशन क्यों ज़्यादा नहीं होती? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दिन में डे लाइट ज़्यादा होती है, रेटिना से इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। सुप्राकियास्मेटिक पैरावेंट्रिकुलर को इनहिबिट कर देता है, ये आपको बताया था। पैरावेंट्रिकुलर इनहिबिट होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, जिसकी वजह से मेलाटोनिन की अमाउंट दिन में काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ना होने के बराबर होती है। तो इसकी सिक्रेशन को देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये सबसे पहले पाइनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन को बनाने के लिए सेरोटोनिन चाहिए। सेरोटोनिन में एसिटाइल ग्रुप ऐड होगा तो उसको बोलेंगे एन-एसिटाइल सेरोटोनिन। फिर हम मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करेंगे तो बन जाएगा मेलाटोनिन। और यहाँ पे देखिएगा जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तो रात के वक्त इसकी सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, 12 से लेकर 24 घंटे में, और डे लाइट में इसकी कंसंट्रेशन ना होने के बराबर होती है। मेलाटोनिन की वजह से ही सर्काडियन रिदम इनिशिएट होता है और मेंटेन भी होता है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू सर्काडियन रिदम और स्लीप का। तो अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।